क्या होगा जब साल 2050 में पृथ्वी पूरी तरह से तबाह हो जाएगी और बचे कुछ 1% लोग इस पोस्ट एपोलिटिक पृथ्वी पर किसी तरह से सरवाइव कर रहे थे। लेकिन कई सालों की मेहनत के बाद फाइनली वैज्ञानिकों ने मिल एक टाइम मशीन बना ही ली, जिससे कि अब वे पास्ट में समय यात्रा कर पृथ्वी को तबाह होने से पहले ही रोक लेंगे। मगर क्या भविष्य को बदलना इतना आसान है? जी हाँ, आज से हम शुरू कर रहे हैं आज तक की वन ऑफ द बेस्ट साई-फाई टाइम ट्रेवल सीरीज 12 मंकीज को, जिसके की टोटल 3 सीजन हैं। सो चैनल को भी सब्सक्राइब करें इसके आने वाले और भी सीजन्स के लिए। अब कहानी की शुरुआत साल 2043 की पोस्ट एपोलिटिक पृथ्वी से होती है, जहाँ की अब बहुत ही कम इंसान जिंदा बचे थे और वे भी किसी तरह से अंडरग्राउंड बंकर्स में छिपकर जिंदा हैं। दरअसल साल 2017 में पृथ्वी पर एक बीमारी फैली, जिसने कि आधे से ज्यादा आबादी को तो तभी मार दिया। वही जो लोग जिंदा भी बचे थे वे भी धीरे धीरे मारे ही गए और अब तो सिर्फ 1% ही लोग जिंदा बचे हैं जो कि इस बीमारी से इम्यून थे। लेकिन अब तक जोन्स नाम के एक वैज्ञानिक ने अपनी टीम के साथ मिल फाइनली एक टाइम मशीन पूरी कर ही ली, जिसे कि वो पिछले 30 सालों से बना रही थी। यानी कि अब वो इसके इस्तेमाल से किसी को भी पास्ट में भेज पृथ्वी का भविष्य ही बदल सकेगी। और डॉक्टर जोन्स इसके लिए कोल नाम के लड़के को टाइम में पीछे भेजने का फैसला करती है, जो कि अपने एक दोस्त रामसे के साथ मारा मारा खाने पीने की तलाश में फिर रहा था। अब जोन्स ने कोल को ही टाइम में पीछे भेजने के लिए क्यों चुना, ये बहुत बड़ा पैराडॉक्स है जो कि हमें जल्द ही आगे पता चलेगा। वही कोल भी इसके लिए मान गया था, क्योंकि उसे पता था कि जिस दुनिया में वे अभी जी रहे हैं ऐसे तो मानव जाति वैसे भी जल्दी खत्म हो जाएगी। और उसके हाँ कहने पर अब जोन्स की टीम उसे पहले इंजेक्शंस देती है ताकि उसकी बॉडी टाइम में पीछे जाने के इफेक्ट को सह सके, और फिर वे उसे एक विशाल टाइम मशीन में लिटाकर समय में पीछे भेज ही देते हैं, जहाँ से हमें साल 2013 का समय दिखाया जाता है, जब दुनिया पूरी तरह से नॉर्मल थी और एक डॉक्टर केसी सभी को स्पीच दे रही थी कि कैसे उन्हें आने वाली विभिन्न बीमारियों से खुद को सतर्क रखना होगा, क्योंकि विभिन्न वायरस सेल समय के साथ खुद को इवोल्व कर रहे हैं और उनकी बनाई गई दवाइयाँ ज्यादा दिनों तक उन पर काम भी नहीं करेंगी। अब मीटिंग के बाद केसी अपने बॉयफ्रेंड एरन को फोन कर बताती है कि आज उसने बहुत काम किया और वो उसी के पास आ रही है। कि अब जब वो अपनी गाड़ी में बैठी ही थी कि उसके पीछे से कोल उसे पकड़कर गाड़ी ड्राइव करने को कहता है। दरअसल ये वही कोल है जिसे कि हमने साल 2043 में देखा था, यानी कि वो समय यात्रा कर साल 2013 में आया है ताकि 2017 में फैले उस बीमारी के ओरिजिन को ही रोक सके। तो वही गाड़ी में कोल की आवाज को सुन एरन पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है कि कैसी को किसी ने पकड़ लिया है और वे जल्दी से उसकी गाड़ी को ट्रेस करे। जबकि कार में डरी हुई केसी को कोल समझाना शुरू करता है कि उसे उससे डरने की जरूरत नहीं, असल में वो 30 साल भविष्य से यहाँ आया है और उसे कैसी के बारे में सब पता है, तो उसे उसकी मदद करनी होगी, वरना पूरी ही दुनिया साल 2017 के बाद तबाह हो जाएगी। अब केसी को शुरू में कोल पर भरोसा नहीं होता और वो उसे कोई साइको लगता है। तो कोल केसी के बचपन से लेकर अब तक उसकी हर एक डिटेल उसे बताने लगता है, जो कि उसे भविष्य से पहले से पता थी। मगर केसी को लगता है कि उसने ये डिटेल्स उसकी फाइल से निकाली होंगी। तो कोल उसे एक जगह पर गाड़ी रुकवा अब साबित करने लगता है कि वो सच में ही फ्यूचर से है और दुनिया को खत्म होने से बचाने के लिए यहाँ पास्ट में आया है। कोल अब केसी की घड़ी निकालता है जो कि उसे फ्यूचर से मिली थी। तो वहीं इसका पास्ट वर्जन केसी ने ऑलरेडी पहन भी रखा था और कोल अब केसी के सामने ही उसकी इस टाइम की घड़ी पर एक निशान बनाता है। और जैसा कि होना ही था, जो घड़ी वो फ्यूचर केसी की लाया था उस पर भी वही निशान ऑटोमेटिकली बन जाता है, जिससे कि अब तो केसी को भी यकीन हो जाता है कि सच में ही कोल भविष्य से आया है और जो भी वो यहाँ पर पास्ट में बदलाव करेगा उसे भविष्य ही बदल जाएगा। तो वो पूछने लगती है कि उसका उसी के पास आने का कारण क्या है और कोल अब उसे सब कुछ बताना शुरू करता है कि असल में जो बीमारी साल 2017 में दुनिया को तबाह करेगी उस बीमारी को शुरू करने वाला कोई लीलैंड फ्रोस्ट नाम का आदमी है और उसे मारकर वो भविष्य बदल सकता है। मगर अब केसी के अनुसार वो तो किसी लीलैंड फ्रोस्ट नाम के आदमी को जानती ही नहीं और कोल समझ जाता है कि असल में वो 2 साल पहले आ गया और केसी अभी तक सीडीसी सेंटर की मेन वैज्ञानिक नहीं बनी है। तो वो उसे कहता है कि वो 2 साल बाद उसे एक होटल में मिले और वो टाइम ट्रेवल करके वहीं जा रहा है जहाँ तक पुलिस भी उसे ढूंढते हुए आ चुकी थी और वे कोल के पेट में गोली भी मार देते हैं, जिसके बाद कोल अब किसी को एक होटल का एड्रेस दे अब वहां से टाइम ट्रेवल कर गया था। अब इस घटना को धीरे धीरे 2 साल बीत चुके हैं, जहां साल 2015 में सेम इसी दिन केसी उसी होटल में बैठी हुई कोल का इंतजार कर रही थी, जिसमें कि 2 साल पहले उसे आने को कहा गया था। मगर इन 2 सालों में केसी की लाइफ पूरी तरह से बदल गई। अब चूंकि कोल ने उसे पहले ही बता दिया था कि 2017 में पृथ्वी तबाह हो जाएगी, तो केसी ने इसी टाइम ट्रेवल वाली बात को सबको बताया। मगर किसी ने भी उसका भरोसा नहीं किया और अब तो उसके बॉयफ्रेंड एरन ने भी उसका
का साथ छोड़ दिया था, ये सोचकर कि उस रात वाली घटना का केसी के ब्रेन पर बुरा असर हुआ होगा। जब केसी को लगा ही था कि कोल यहाँ नहीं आने वाला, तभी वहीं घायल कोल आता है और केसी को बताता है कि वो अभी साल 2013 से ही आ रहा है। तो केसी चूंकि एक डॉक्टर थी तो वो अपने कमरे में ले जाकर उसे पट्टियां करती है और गोली भी सिर्फ कोल कर छू कर निकली थी, यानी कि वो सेफ है। और अब केसी उसे सारी ही सच्चाई पूछने लगती है कि उसका इन सब का क्या कनेक्शन है और वे दुनिया को कैसे बचा सकते हैं, क्योंकि 2013 से जब तुम टाइम ट्रेवल कर गए थे तब से मेरी लाइफ पूरी तरह से बिखर चुकी है, क्योंकि मुझे दुनिया के खत्म होने के बारे में पहले ही पता चल गया। अब कोल उसे सब कुछ बताने लगता है कि जब उसी बीमारी से साल 2017 में हर रोज करोड़ों लोग मर रहे थे, तब तुम सीडीसी की तरफ से मेन वैज्ञानिक थी और इसी बीमारी का इलाज भी ढूंढ रही थी, मगर फिर तुम भी इन्फेक्टेड होकर मारी ही गई। मगर तुमने मरने से पहले एक आखिरी मैसेज रिकॉर्ड किया जिसमें कि तुमने खुद ही कहा था कि इस बीमारी को शुरू करने वाला कोई और नहीं बल्कि लीलैंड फ्रोस्ट नाम का आदमी है और उसे सिर्फ एक कोल नाम का आदमी रोक सकता है। और जो रिकॉर्डिंग वैज्ञानिक जोन्स को साल 2043 में मिली, और इसलिए ही जोन्स ने साल 2043 में कोल को इस मिशन के लिए चुना, क्योंकि कोल का नाम रिकॉर्डिंग में था, यानी कि केसी के 2017 वाले रिकॉर्डिंग के बाद ही जोन्स ने टाइम ट्रेवल मिशन को शुरू किया। और उन्हें तो सिर्फ इतना ही पता था कि वो बीमारी किसी लीलैंड फ्रोस्ट नाम के आदमी ने शुरू की थी, सो अब कोल इस समय में ही उसे मार देगा ताकि वो बीमारी कभी फैले ही ना और पृथ्वी का भविष्य पूरी तरह से बदल जाए। यहाँ कोल आगे भी कहता है कि अगर वे भविष्य को बदल देते हैं तो उसका सबसे बड़ा सबूत यही होगा कि वो रियलिटी से गायब हो जाएगा, क्योंकि ना फिर कोई दुनिया तबाह होगी और ना कोई टाइम मशीन बनेगी और ना ही वो यहाँ आएगा, यानी कि वो अपनी एग्जिस्टेंस दांव पर लगा रहा है ताकि दुनिया को बचा सके। और अब सब कुछ जानने के बाद केसी भी बताना शुरू करती है कि कैसे उसने पिछले 2 सालों में लीलैंड नाम के आदमी को ढूंढना शुरू कर दिया था और उसे पता चला कि लीलैंड एक प्राइवेट कंपनी का सीईओ है जो कि बायोलॉजिकल वेपन्स पर एक्सपेरिमेंट्स करती है और आज रात वो एक पार्टी में आने वाला है। तो अब कोल केसी के साथ उसी पार्टी में जाता है जहाँ कैरोन भी आया हुआ था। हालांकि उसे पता नहीं था कि केसी कोल के साथ यहाँ लीलैंड को मारने आई है और वो केसी से कहता भी है कि अगर वो 2 साल पहले उस टाइम ट्रेवल वाली बकवास में ना पड़ती तो आज भी वे कपल ही होते। वही अब तक कोल और केसी ने पार्टी के बीच लीलैंड को ढूंढ ही लिया था, जो कि अपने स्पेशल वैज्ञानिक पीटर को बाकी सबसे मिलवा रहा था। और वो कहता भी है कि पीटर उसकी कंपनी का सबसे होनहार साइंटिस्ट है जिसके की आइडियाज आउट ऑफ वर्ल्ड होते हैं। जब कोल लीलैंड को मारने आगे भी बढ़ता है तो लीलैंड के गार्ड्स ने उसे और केसी को भी पकड़ लिया था और अब वे उन्हें पकड़कर अपनी लैब में लाकर उन पर टेस्ट करने लगते हैं, जहाँ पर लीलैंड को मेन साइंटिस्ट पीटर दिखाता भी है कि कोल का ब्रेन आम इंसानों से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स बिहेव कर रहा है, मानो वो एक ही समय को अलग अलग तरह से महसूस करता हो। तो वही कोल भी केसी से मिल कहता है कि वो जल्दी वापिस से अपने समय में टाइम ट्रेवल कर जाएगा, क्योंकि उसका यहाँ पर वक्त खत्म हो रहा है और वो सेफ्टी के लिए केसी से उसकी घड़ी ले लेता है। वही लीलैंड भी अंदर आकर कहता है अब उसे धीरे धीरे सब कुछ याद आ रहा है। दरअसल उसने कोल को पहले भी साल 1987 में देखा था और वो तब भी ऐसा ही दिखता था। वही अब तो उसके ब्रेन स्कैन्स भी बता रहे हैं कि वो टाइम में आगे या पीछे जा सकता है, जिसे कि सुन कोल हैरान था क्योंकि वो तो अभी तक भी साल 1987 में कभी गया ही नहीं। और लीलैंड रिप्लाई करता है कि तुम अभी नहीं गए, मगर शायद से तुम भविष्य में 1987 में जाने वाले हो, यानी कि जो मेरे पास्ट में हो चुका है वो तुम भविष्य में करोगे, मगर तुम्हें पता भी नहीं कि तुम जो रोकने की कोशिश कर रहे हो वो तो होकर ही रहेगा। और ये अनंत पैराडॉक्स है। यहाँ लीलैंड दोनों को अभी मारने को कहता है, मगर कोल तो इसके लिए पहले से तैयार ही था और वो अब जल्दी से केसी की फ्यूचर की वॉच और इस करंट टाइम की वॉच दोनों को एक साथ टच कर देता है, जिससे कि अचानक से स्पेस टाइम स्लो होने लगता है और एक बड़ा धमाका होता है जिसमें कि कोल खुद के साथ साथ केसी को भी बचा लाया था। तो वही लीलैंड घायल हो गया और उसके गार्ड्स मारे गए। दरअसल एक ही स्पेस टाइम में एक ही जैसी 2 चीजें एग्जिस्ट नहीं कर सकती और इसलिए ही उसे टाइम ट्रेवल करते वक्त बताया भी गया था कि वो अपने पास्ट वर्जन को ना छुए वरना वे दोनों नष्ट हो जाएंगे। जहाँ से अब कोल मौका पाकर जल्दी से लीलैंड को गोली से मार ही देता है और वो खुश था कि फाइनली उसने भविष्य को बदल ही दिया और दुनिया को नष्ट होने से बचा लिया। लेकिन केसी उसे याद दिलाती है कि अगर ऐसा हुआ होता तो उसे तो यहाँ होना ही नहीं चाहिए था, यानी कि अब भी दुनिया उसी बीमारी से नष्ट होगी ही। मगर लीलैंड के अलावा और कौन हो सकता है जिसने कि वो बीमारी फैलने दी हो। दोनों ये सोच ही रहे थे कि अब तक पुलिस वहां पहुंच जाती है। सो कोल अब केसी को वहां से भगाकर कहता है कि वो फिर से भविष्य में जाकर देखेगा कि वे आगे जाकर क्या करे और वो तब तक कहीं छुप कर रहे। जिसके बाद कोल फिर से टाइम ट्रेवल कर साल 2043 में आ गया था, जहाँ वो जोइंट्स और अपने बाकी साथियों को सब बताता है कि कैसे उसने लीलैंड को तो मार दिया मगर वो आउटब्रेक फिर भी हुआ, यानी कि उन्हें उस वायरस का ओरिजिन ढूंढना होगा। और फिर वे रिसर्च करने लगते हैं कि उन्हें पुरानी खबरों से एक स्पेशल मंकी लोगो दिखाई देने लगता
लगता है और वे 2017 की केसी का रिकॉर्ड मैसेज फिर से सुनते हैं जिसमें कि आर्मी ऑफ 12 मंकीज का जिक्र था। यानी कि यह आउटब्रेक अपने आप नेचुरली नहीं हुआ बल्कि एक ऑर्गेनाइजेशन ने फैलाया था जिसे कि आर्मी ऑफ 12 मंकीज कहा जाता है और इसलिए ही लीलैंड के मरने के बावजूद भी वो आउटब्रेक हुआ ही। यानी कि उन्हें इस आउटब्रेक का ओरिजिन पता करना होगा जिससे कि इसे रोका जा सके। और जोन्स पता करती है कि लीलैंड की 2015 में एक बेटी जेनिफर भी थी जो कि उस समय पागल खाने में बंद थी और वो वहाँ पर ऐसे ही मंकी साइंस बनाया करती थी। तो अब कोल को फिर से 2015 में लीलैंड की बेटी जेनिफर से पूछताछ करने के लिए भेजा जाता है ताकि वो पता करे कि क्या जेनिफर इस आउटब्रेक के पीछे है। तो कोल अब मेंटली इल होने का नाटक कर साल 2015 में लीलैंड की बेटी जेनिफर वाले हॉस्पिटल में पहुंच जाता है और वहाँ पर कुछ दिन जेनिफर के आसपास रहकर उसे पता भी चल गया था कि असल में उसके पिता लीलैंड की एक सीक्रेट लैब थी जिसमें कि उन्होंने कुछ तो छिपा कर रखा हुआ था और उसके बारे में सिर्फ जेनिफर और एक और इंसान को ही पता है। हालांकि जेनिफर ने अभी भी कोल को सीक्रेट लैब का एड्रेस नहीं बताया था। वही अब तक तो केसी ने भी पता कर ही लिया कि कोल एक मेंटल हॉस्पिटल में बंद है। तो वो जल्दी से जाकर उसे छुड़ाते हुए पूछने लगती है कि क्या उसे वायरस के ओरिजिन का और कोई सुराग मिला। कि तभी वे देखते हैं कि जेनिफर को एक अजीब सा आदमी जिसके चेहरे पर निशान बना हुआ था अब वो उसे किडनैप करके भाग रहा है। वहीं सरप्राइजिंगली उसे कोल का भी पहले से पता था और वो कहता भी है कि उसके चेहरे पर वो चोट उसे कोल की वजह से ही लगी थी। मगर कोल को तो इस बार भी याद नहीं कि वो टाइम ट्रेवल कर उसे कब मिला। लेकिन चूंकि वो जेनिफर को लेकर भाग रहा था तो कोल उसे रोकने की कोशिश भी करता है मगर वो जेनिफर को ले ही गया था। तो कोल किसी से कहता भी है कि उन्हें जेनिफर के अलावा उस दूसरे शख्स का पता लगाना होगा जिसे कि लीलैंड की सीक्रेट लैब का पता हो, क्योंकि हो ना हो वही वो वायरस होगा जिससे कि दुनिया तबाह होने वाली है। वही वो किसी को शूटिंग करना भी सिखाता है ताकि वो उसके काम आए। और अब कुछ और रिसर्च के बाद उसे पता चल गया था कि असल में जेनिफर के साथ एक और साइंटिस्ट काम करता था और हो सकता है कि वो ही वो दूसरा शख्स हो जिसे कि लीलैंड की सीक्रेट लैब का पता हो। इसके अलावा एक और बात, असल में ये वैज्ञानिक हेनरी साल 2014 में ही मारा गया था और केसी उसे जानती भी थी क्योंकि वो उस वक्त एक गाँव में महामारी को देखने गई थी और दोनों साथ में काम कर रहे थे। तो केसी कोल को कहती है कि वो साल 2014 में टाइम ट्रेवल कर हेनरी के पास जाकर पता करे कि वो लीलैंड की सीक्रेट लैब है कहाँ और फिर वे लैब में जाकर वहाँ से वायरस को नष्ट कर देंगे। वही वो सुझाव भी देती है कि 2014 में हेनरी के पास केसी का भी पास्ट वर्जन होगा मगर कोल उसके पास्ट वर्जन से कोई बात न करे क्योंकि वो उस वक्त उसकी कोई बात समझ नहीं पाएगी। तो कोल पहले साल 2043 में जाकर जोन्स और अपने दोस्त रामसे से डिस्कस करता है जिन्हें कि ये प्लान सही भी लगा था क्योंकि शायद से सीक्रेट लैब में ही वो आखिरी वायरस का सैंपल हो। मगर जोन्स वार्न करती है कि साल 2014 में कोल किसी से ना मिले क्योंकि अगर उसकी टाइमलाइन बिगड़ गई तो वो कभी अपना मैसेज रिकॉर्ड कर इस मिशन को शुरू नहीं करवा पाएगी। अब साल 2014 में केसी, हेनरी और कई सारे डॉक्टर्स मिलकर एक गाँव में फैली महामारी का इलाज ढूंढ रहे थे और वे साथ में कई सारे लोकल लोगों की मदद भी करते हैं जिस बीच केसी और हेनरी करीब भी आ गए। तो अब कोल टाइम ट्रेवल कर 2014 में आ गया था और वो मास्क पहनकर हेनरी को अपने साथ झूठ बोलकर ले जाने लगता है ताकि उसे लीलैंड की सीक्रेट लैब का पता चल सके। कि तभी वहाँ केसी आने लगती है और कोल निकलकर भाग जाता है क्योंकि केसी ने उसे 2013 में देखा था जब उसने उसे सारी सच्चाई बताई थी। तो वो नहीं चाहता कि वो उसे 2015 से पहले मिले और उसे सब कुछ फिर से उसे समझाना पड़े। जबकि हेनरी उसका पीछा कर उसे पकड़ने लगता है क्योंकि उसे लगा कि वो कैंप से दवाइयां चुरा कर भाग रहा है। अब कोल उसे बात करके डील करता है कि वो उसकी यहाँ के मरीजों की दवाइयाँ पहुँचाने में मदद करेगा मगर इसके बदले में उसे लीलैंड की सीक्रेट लैब का पता उसे बताना होगा जहाँ की लीलैंड की बेटी जेनिफर के साथ उसने कभी काम किया था। सो हेनरी अब उसे सब कुछ बताने लगता है कि कैसे वहाँ उसने जेनिफर के साथ मिल एक पावरफुल वायरस बनाने पर काम किया था मगर उनका लक्ष्य उसका इस्तेमाल बीमारी को ठीक करने का था। यहाँ वो बता ही रहा था कि फिर से वही आदमी आता है जो कि साल 2015 में जेनिफर को भगा कर ले गया था मगर अब उसके चेहरे पर वो कट मार्क नहीं था और वो कोल को पहचान भी नहीं रहा था। यानी कि उनकी यही वो पहली मुलाकात थी जिसके बारे में उसने 2015 में कोल को कहा था और वो भी यहाँ हेनरी को ढूंढते हुए आया था ताकि उसे लीलैंड की सीक्रेट लैब के बारे में पता चले। तो अब कोल और उसमें लड़ाई होने लगती है और इसी बीच कोल उस पर वार कर उसके चेहरे पर वो निशान भी बना देता है जो कि उसने फ्यूचर में देखा था। और कोल अब हेनरी से एड्रेस पूछ वापिस से साल 2015 में आता है। हालांकि उसने किसी से एक झूठ भी बोला था। दरअसल उसने ही हेनरी को साल 2014
2014 में जान से मार दिया था ताकि वो सीक्रेट लैब के बारे में किसी और को बता ना सके। मगर कोल कहता है कि उसे उस आदमी ने मारा था जो कि जेनिफर को उठा ले गया। यहाँ अब उनके पास सीक्रेट लैब का एड्रेस है, मगर उन्हें जल्दी करनी होगी क्योंकि 12 मंकीज ग्रुप के पास जेनिफर थी और कहीं वे उसकी मदद से पहले सीक्रेट लैब में ना पहुंच जाए। तो दोनों जल्दी से वहीं पहुंचते हैं जिस सीक्रेट लैब को एक अबैंडन्ड बिल्डिंग की आड़ में बनाया गया था। तो दोनों अंदर घुसते हैं और वहाँ उन्हें काइवन नाम का टेक्नीशियन मिलता है कि तभी सभी को 12 मंकीज ग्रुप के गार्ड्स ने आकर पकड़ लिया था, यानी कि वे उनके यहाँ आने से पहले ही पहुंच गए। मगर टेक्नीशियन आइवन बताता है कि उन्हें अभी तक भी एक्सेस कोड नहीं पता और अगर उन्होंने गलत कोड डाला या फिर मैनुअली केज को तोड़ने की कोशिश की तो वो वायरस तेज टेम्परेचर में नष्ट हो जाएगा। वहीं गार्ड्स के साथ वो आदमी भी था जिसने की जेनिफर को किडनैप किया था और वो आइवन को वहीं मार देता है क्योंकि उसे यहाँ का कोड नहीं पता था। सो वो आदमी खुद का नाम पीटर बताता है और अब वो कोल और केसी को पकड़ उन्हें टॉर्चर करने लगता है कि क्या उन्हें वो एक्सेस कोड का पता है। वही वो कोल की सच्चाई भी केसी को बता देता है कि साल 2014 में उसी ने हेनरी को जान से मार दिया था ताकि वो किसी और को सीक्रेट लैब की लोकेशन बता ना सके, जिसे कि सुन अब केसी गुस्से में थी कि कोल ने ये सब किया। हालांकि कोल उसे माफी मांगते हुए कहता भी है कि असल में हेनरी अच्छा आदमी था मगर बात दुनिया के भविष्य की थी, इसलिए उसे ना चाहते हुए भी ऐसा करना ही पड़ा। वही अब तक पीटर ने किसी तरह से वोल्ट को खोल उस केज को निकाल ही लिया था जिसमें कि उस डेडली वायरस का मेन सैंपल बंद था। हालांकि उसे अभी भी केज का एक्सेस कोड नहीं पता और वो जेनिफर से गुस्से में इसके बारे में पूछने लगता है, लेकिन अब तक जेनिफर ने चुपके से वो कोड केसी और कोल को बता दिया था और दोनों मौका देख अब किसी तरह से उस वायरस को नष्ट कर ही देते हैं, जिसमें की पूरी लैब भी जल गई थी, यानी कि ये वायरस पूरी तरह से नष्ट हो गया, जिससे कि गुस्से में गार्ड्स उन पर गोलियां चलाने लगते हैं और कोल जल्दी से जेनिफर के साथ अंदर छुप खुद को बचाता है, जबकि बाहर 12 मंकीज ग्रुप के गार्ड्स केसी को पकड़कर ले जाने लगते हैं और कोल उसे छुड़ा पाता उसके पहले ही वो फिर से टाइम ट्रेवल कर साल 2043 में वापिस आ गया था और वो हैरान भी था कि वो अपने आप वापिस से कैसे आ गया। तभी वो देखता है कि अब भविष्य पूरी तरह से बदल चुका था। दरअसल इस बार भी वो आउटब्रेक पहले के जैसा ही हुआ और फिर से पहले के जैसे दुनिया तबाह हो ही गई, मगर इस बार जो लैब में उनकी टाइम मशीन थी यहाँ इस बार वो मशीन कभी बनी ही नहीं। दरअसल जो बदलाव कोल ने साल 2015 में किए थे उससे अब उनका भविष्य बदल गया और इस बार जोन्स जिसने की पिछली टाइमलाइन में ये मशीन बनाई थी और दुनिया को बचाने का मिशन शुरू किया था, वो तो अब सिर्फ एक टेक्नीशियन थी और जोन्स तो अब कोल को पहचानती तक नहीं। तो कोल उसे अपने हाथ पर इंजेक्शंस के निशान दिखाकर यकीन दिलाता है कि उसी ने वो टाइम ट्रेवल मिशन शुरू किया था, मगर उसने इस बार 2015 में लीलैंड की लैब नष्ट की। तब के बाद से भविष्य पूरी तरह से बदल गया और ये हुआ क्यों, यही जानने के लिए कोल हिस्ट्री को देखकर पता लगाता है कि असल में जब 12 मंकीज ग्रुप के लोग केसी को पकड़कर ले गए थे तब उन्होंने उसे जान से मार दिया, यानी कि इस टाइमलाइन में केसी 2015 में ही मारी गई और उसने 2017 में ऑडियो रिकॉर्डिंग भी नहीं की, जिसकी वजह से जोन्स ने ये मिशन शुरू कभी किया ही नहीं। यहाँ ना तो जोन्स को वो रिकॉर्डिंग मिली और ना ही उसने टाइम मशीन को पूरा ही किया। इसके अलावा अब कोल फिर से पास्ट में टाइम ट्रेवल नहीं कर सकता क्योंकि उसकी टाइम मशीन अधूरी पड़ी है, यानी कि वो फंस चुका था। मगर कोल को पता लगता है कि अब यहाँ का लीडर उसी का दोस्त राम से है, तो वो उसके पास जाकर इस मशीन को फिर से शुरू करवाने की परमिशन मांगता है और रामसे ने अपने दोस्त के लिए ऐसा करने के लिए हाँ कह भी दिया था। तो कोल और जोन्स कई दिनों की मेहनत के बाद फाइनली वे फिर से मशीन को शुरू कर ही लेते हैं और जोन्स कोल को एक सीक्रेट वर्ड सैक्रिफाइस बताती है और कहती है कि अगर वो अपनी टाइमलाइन को फिर से रिस्टोर कर लेता है कि वो इसके बारे में वहाँ की जोन्स से पूछे, जहाँ से अब कोल फिर से टाइम ट्रेवल कर साल 2015 में उसी समय में आ गया था जब 12 मंकीज के गार्ड्स केसी को लैब से उठाकर ले गए थे और कोल को इस बार पहले से केसी की मौत की तारीख पता थी, तो वो उसे छुड़ाने के लिए पहले एरन के पास जाता है जो कि पहले केसी का 2013 तक बॉयफ्रेंड रहा था और अब उसे सब कुछ सच बता। दोनों केसी को छुड़ाने 12 मंकीज के अड्डे पर चले जाते हैं जहाँ की केसी 12 मंकीज के लोगों की बातें सुन भी रही थी कि पीटर एक अनजान औरत से कह रहा है कि उनका प्लान अभी भी सही रास्ते पर है और वे वायरस आउटब्रेक करवा कर ही रहेंगे। तो वही अब तक कोल और एरन भी वहाँ आ चुके थे और वे किसी तरह से लड़ते हुए केसी को अपने साथ बचाकर ले ही आते हैं, यानी कि कोल ने केसी को फिर से मरने से बचाकर फ्यूचर टाइमलाइन को कम से कम पहले जैसा कर दिया था। हालांकि उनकी प्रॉब्लम अब भी वही थी कि उनके 2 बार कोशिश करने के बावजूद हर बार ये वायरस आउटब्रेक होता ही है, यानी कि उन्हें अभी भी इसका ओरिजिन नहीं मिला है। वहीं कोल अब फिर से साल 2043 में आ गया था और यहाँ फिर से पहले जैसा ही सब कुछ था। जोन्स इस बार भी इस मिशन को हेड कर रही थी और कोल उसे सारी ही सच्चाई बता देता है कि कैसे 2015 में गड़बड़ी से सारा फ्यूचर ही चेंज हो गया, तो उसे फिर से 2015 में जाकर केसी को बचाना पड़ा और फिर अब सब नॉर्मल हुआ है। यहाँ वो सैक्रिफाइस वर्ड के बारे में पूछता भी है जो कि उसे पिछली टाइमलाइंस की जोन्स ने बताया था
और अब ये जोन्स कोल को सारी सच्चाई बता ही देती है कि जितनी बार भी कोल इस टाइम मशीन का इस्तेमाल कर पास्ट में टाइम ट्रेवल करता है तब हर बार उसकी बॉडी पर इसका नेगेटिव इफेक्ट होता है। और अब तो कोल के पास सिर्फ कुछ ही बार टाइम ट्रेवल करने की क्षमता बची है, जिसके बाद उसकी बॉडी पूरी तरह से कोलैप्स हो जाएगी और वो मारा जाएगा। जिसे कि सुन अब कोल भी हैरान था कि जोन्स ने उससे इतनी बड़ी बात छुपाई और उसकी जान का खतरा होने के बावजूद उसे टाइम ट्रेवल करवाती रही, मगर फिर भी वो दुनिया को बचाने के लिए अपनी जान सेक्रीफाइस करने को तैयार था। और वो फिर से साल 2015 में जाता है, जहाँ की उसे केसी के साथ मिल आगे रिसर्च करनी थी कि उन्होंने पहले लीलैंड को मारा, फिर उसकी सीक्रेट लैब से वायरस के सैंपल को भी नष्ट कर दिया, मगर फिर भी वो वायरस आउटब्रेक होता ही है। तो ये होता कैसे है? वही अब तक तो एरन को भी यकीन हो गया था कि कोल फ्यूचर से है और वो पृथ्वी को बचाने पास्ट में आया है, तो वो भी साथ में उनकी मदद करने लगता है। जहाँ साथ काम करते हुए कोल को पता लगता है कि असल में इस वायरस का ओरिजिन साल 1987 में यंग लीलैंड से ही जुड़ा है और तभी से 12 मंकीज नाम का ग्रुप बना जो कि जानबूझकर ये वायरस आउटब्रेक करते हैं। हालांकि वे ऐसा कर क्यों रहे हैं ये अभी कोल के लिए भी बड़ी पहेली है, क्योंकि भला कोई जानबूझकर दुनिया को तबाह क्यों ही करेगा। सो कोल साल 2017 में भी टाइम ट्रेवल कर चेक करता है कि किस तरह से इस नए वायरस से लाखों लोग हर रोज मर रहे थे। वही टीवी पर केसी रिक्वेस्ट कर रही थी कि लोग तोड़फोड़ न करे और वैज्ञानिक पूरी कोशिश कर रहे हैं इस बीमारी का इलाज ढूंढने के लिए। सो कोल अब 2017 की केसी के पास जाता है जो कि खुद भी इसी वायरस से इन्फेक्टेड हो चुकी थी और वो कोल को बड़ी ही हैरानी वाली बात बताती है। उसके अनुसार उसने रिसर्च में पाया कि इस आउटब्रेक के हमले की पूरी ही प्लानिंग आज से नहीं बल्कि साल 1987 से ही बननी शुरू हो गई थी जब ये 12 मंकीज ग्रुप बना। वहीं इससे भी हैरानी वाली बात कि उन्होंने अब तक कितना कुछ किया मगर फिर भी वे इस आउटब्रेक को रोक नहीं पाए। इसका मतलब है कि सब कुछ पहले से सेट था, यानी कि कोल का टाइम ट्रेवल कर पहले लीलैंड को मारना, फिर उसकी लैब से सैंपल को नष्ट करना, सब कुछ पहले से प्री प्लान था और 12 मंकीज ग्रुप को पहले से पता था कि ऐसा होने वाला है, मगर उन्होंने ऐसा होने दिया क्योंकि ये उन्हीं के ग्रैंड प्लान का हिस्सा था। और इसका एक ही मतलब है कि असल में 12 मंकीज ग्रुप को साल 1987 से शुरू करने वाला इस समय से नहीं बल्कि भविष्य से आया था, यानी कि कोई भविष्य से पास्ट में टाइम ट्रेवल करके आया। उसने 1987 में एक ग्रुप बनाया और प्लान तरीके से आउटब्रेक कर पृथ्वी को तबाह कर ही दिया। इसलिए ही वे टाइम ट्रेवल करने के बावजूद कभी उस अटैक को रोक नहीं पाए, क्योंकि वे जो कुछ भी अभी तक कर रहे थे वो सब कुछ पहले से उस ग्रुप ने प्लान कर रखा था। ये एक पैराडॉक्स है, भविष्य से कोई टाइम ट्रेवल कर पास्ट में आता है और वो सब कुछ प्लान करता है जिससे कि पृथ्वी का वही भविष्य हो जिसे कि वो खुद आया था। मगर ये है कौन और उसका ये सब करने का कारण क्या है? क्या वो कोल के ही ग्रुप में से कोई है जो कि आगे जाकर टाइम ट्रेवल से ये सब करने वाला है? कहानी में अभी बहुत बड़े बड़े ट्विस्ट आने वाले हैं जिसके कि आगे की कहानी आपको सीजन 1 के दूसरे पार्ट में पता चलेगी। तो अभी तक आपको ये सीरीज कैसी लगी कमेंट्स में बताते जाएं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें आने वाले पार्ट और भी इसके सीजन्स के लिए। थैंक यू।